हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई करियर पॉइंट। जैसा कि आप लोगों का टारगेट बैच शुरू होने जा रहा है, तो आज का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से थ्रू आउट ईयर हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली है और कोटा की जो बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट फैकल्टीज़ आप लोगों के लिए कैसे काम करने वाली है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्या हो जाने वाली है, बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो आपकी जो डेली लाइव क्लासेस चलनी है वो तो चलेगी ही। और वो किस तरीके से चलेगी, जैसा कि हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसा कि हम क्या करने वाले हैं उसमें एक टू वे इंटरेक्शन होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप जो भी आप लाइव चैट वहाँ पर करेंगे तो वो मुझे विजिबल होगी, और जो भी आप वहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपके डाउट्स लिखेंगे वो हाथों हाथ आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। ये तो एक बहुत बढ़िया फीचर है ही। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है यहाँ पर जूम डाउट सॉल्विंग क्लासेस। ठीक है, जैसे मैं आपकी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही आपकी क्या लूँगा, जूम डाउट। डेली आपकी जूम डाउट क्लासेस चलेंगी और उन डाउट क्लासेस के अंदर आपकी जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू मॉड्यूल्स, रिलेटेड टू डीपीपीज, रिलेटेड टू टेस्ट पेपर्स, वो सारे हम वहाँ क्या करेंगे, टू वे इंटरेक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब आपको कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप अनम्यूट करके वहाँ पर बोल सकते हो, और एक मैं हाथों हाथ आपको क्या करूँगा, रिस्पॉन्स करूँगा। ये बहुत अच्छा फीचर है और बहुत यूनिक फीचर है। ठीक है, और बाकी आपको सारे एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या और एक्स्ट्रा फीचर्स है यहाँ पर। डेली डीपीपीज आपको मिलने वाली है, वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, बाय द वे, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपकी क्लास रह जाती है, छूट जाती है, या आप एब्सेंट हो जाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास होने का एक बहुत अच्छा सा इसके अंदर बेनिफिट ये है कि वो रिकॉर्ड, डेली लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ठीक है, आपकी किसी दिन क्लास अगर छूट जाती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और किसी कारणवश से आपको अगर दोबारा भी देखना पड़ा, कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया और आप उसको दोबारा देखना चाहते हो, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू आप दोबारा देख सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पर। ठीक है, आपके टाइम टू टाइम पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं। जैसे आपका कोई टॉपिक चल रहा है तो जैसे वो खत्म होएगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाने वाला है, आपके टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जितना पढ़ा दिया वहाँ तक का सिलेबस आपको देंगे, और एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी होने वाले हैं। ठीक है, और आपको जो टेस्ट आप दोगे उसका एक आपको क्या मिलेगा, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा कि आपकी कहाँ पर कितने नेगेटिव मार्क्स हुए हैं, आपने किसी क्वेश्चन को कितने टाइम में अटेम्प्ट किया है। एक बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होने वाला है, और ये जो टेस्ट है वो ई करियर पॉइंट ऐप पे ही होने वाला है, जहाँ पर आपकी क्लासेस चलेगी। तो पहला जो स्टेप है वो यही है, आपको क्या डाउनलोड करना है, ई करियर पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत अच्छा सा फीचर है, आपको एक्सरसाइज शीट जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में तो मिलेगी, साथ साथ आपको उसका हार्ड कॉपी भी आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाने वाला, आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। जैसे आप क्या करोगे, क्लासेस भी आपको मोबाइल पर ही देखनी है, आपके टैबलेट या लैपटॉप पर ही देखनी है, अगर आप शीट भी इस पर ही सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। तो इसका एक बहुत अच्छा हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि आपको जो मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में भी आपके पास अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो है यहाँ पर मोटिवेशनल सेमिनार। पूरे जर्नी के ये जो ट्रेनिंग आपकी है, ट्रेनिंग कोई भी ट्रेनिंग हो, ये इजी नहीं होती है ना। आपको डेफिनेटली कुछ अच्छे उतार चढ़ाव भी, मतलब अच्छे टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, उतार चढ़ाव डेफिनेटली इसके अंदर आता है। तो हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, कभी आप डीमोटिवेट फील करें तो हमसे आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो मेंटर हैं पीएम सर, और जो एकेडमिक डायरेक्टर है एसएम सर, वो आपके टाइम टू टाइम क्या लेंगे, मोटिवेशनल सेमिनार लेंगे। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उनके साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फीचर था। आपका जो टारगेट कोर्स थ्रू आउट हम फॉलो करने वाले हैं, ये उसका ब्लूप्रिंट है। ठीक है, और कैसे आपके लेक्चर्स होंगे उसका एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपके लेक्चर्स होंगे। एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो जो टॉपिक है वो है हीट ट्रांसफर। एक आपको पता है 11th का एक टॉपिक है हीट ट्रांसफर। उस हीट ट्रांसफर के अंदर एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड। किसी भी झील के ऊपर या किसी भी तालाब के ऊपर कैसे आइस धीरे 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 क्या होती है, जमना शुरू होती है। ठीक है, यहां पर एक मिसकंसेप्शन ये रहता है कि जो आइस है ना वो बॉटम से जमना शुरू होती है, लेकिन आपने सोचा देखा भी होगा कि अगर यार बॉटम से अगर आइस जमना शुरू हो गई तो जो उसके अंदर जो स्पीसीज हैं, जो फिशेज हैं और बहुत सारी स्पीसीज जो उनके अंदर होती है वो सब कहाँ चली जाएंगी, वो मर जाएंगे।
लेकिन वो क्या होता है, अभी आइस जम रही है तब तक वो क्या रहती है, बॉटम में रहती है, फिर जैसे ही आइस पिघल जाती है तो क्या हो जाती है, टॉप पर भी आ जाती है। इसका मतलब है जो आइस है वो टॉप से जमना शुरू होती है, ठीक है। और कैसे होती है वो एक बार मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, और इसी तरीके से हमारी क्या चलने वाली, क्लासेस भी चलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लाइव चैट भी मैं देखूंगा, कोई भी आपको डाउट होगा तो हैंड टू हैंड सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक है विच इज नोन एज ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड, ठीक है। अच्छा, आइस जो होती है उसकी डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर क्या होती है, डेफिनेटली कम होने वाली है। तो आप देख भी रहे हैं, कभी भी जैसे ये पॉन्ड है तो इसके ऊपर जो आइस है ना, ये जो जमी हुई आइस दिख रही है आपको, ये तैर रही है, इसके ऊपर फ्लोट हो रही है, दिख रहा है आपको, फ्लोट हो रही है ऑब्वियसली, और इसकी डेंसिटी कम होती है तो फ्लोट ही होगी। अब हमारा जो एम है वो ये निकालना है बच्चों कि किसी भी पॉन्ड में जो आइस है ना वो किसी स्पेसिफिक हाइट से, डेप्थ से जमना शुरू हो रही है, और वहाँ से जमते जमते किसी दूसरी स्पेसिफिक डेप्थ तक जमना चाह रही है, तो उसमें कितना टाइम वो लेने वाली, मतलब कितनी बढ़िया चीज़, कितनी शानदार चीज़ हम निकालने वाले हैं। हम बैठे बैठे ये प्रूव कर देंगे और बाद में ये कैलकुलेट भी करेंगे कि किसी भी तालाब को जमने में कितना टाइम लगने वाला है, किसी भी स्विमिंग पूल को जमने में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, ठीक है। तो आपने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डेफिनेटली सुने होंगे, ये होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये कंडक्शन का ये एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल होता है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास एक सिचुएशन ये है, अब आइस ऐसा तो है नहीं कि 20 डिग्री का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का और आइस जमना शुरू हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। डेफिनेटली जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाने वाला है, वो 0 या 0 से कम हो जाने वाला है। तो जो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ठंडे प्लेसेस हैं, वहीं पर क्या होती है, जो झील होती है वो जम जाती है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में कोटा में चंबल नदी जम जाए, नहीं जमती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो उतना कम जाता ही नहीं है, ठीक है। तो आइस जमने, अगर आइस को फॉर्म होगा, ग्रोथ होगा अगर पॉन्ड के ऊपर, तो डेफिनेटली तब होगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा। तो एक सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है बच्चों, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर गोज बिलो 0 डिग्री, मतलब मान लीजिए कोई -T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है, ठीक है, -T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है, तो स्टार्ट कर दिया है, बर्फ ने जमना शुरू कर दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होगा कि बर्फ जम रही, मतलब क्या हो रहा है, जो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला है। तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा तो है नहीं कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पे होता है या -3, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये किस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे पानी जो है वो बॉइल कौन से डिग्री कितने पे होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। तो जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमना शुरू, मतलब वो क्या होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो हमारे पास एक सिचुएशन है, जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो हो गया -T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कुछ और चीजें हमें गिवन है, वो हमें ये गिवन है कि डेंसिटी रो है, और ये कुछ वेरिएबल हमने ले लिए हैं, डेंसिटी रो है या फिर कांस्टेंट इनको बोल दीजिए, LF क्या है यहाँ का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, और K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस है। अब ये प्रोसेस समझते हैं। उसको समझने से पहले आपको पता ही होगा, जो बर्फ होती है ना बच्चों, जैसे ये पूरा पहले पूरा पानी था, और आसपास का जो ऊपर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वो क्या हो रहा है, माइनस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। मान लीजिए -T डिग्री सेल्सियस वो चला गया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे अब टेम्परेचर ऊपर ज्यादा है, ऊपर नेगेटिव है ना, तो धीरे धीरे ऊपर से क्या हो जाएगी, पहली लेयर आइस में कन्वर्ट होगी, वाटर वाली लेयर किस में कन्वर्ट होगी, आइस में कन्वर्ट होगी, और ये जो कन्वर्जन है वो धीरे धीरे नीचे जाके क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि कुछ आइस जम चुकी है और नीचे पानी है, और देख लीजिए आप उसके अंदर स्पीसीज जिंदा है, मछलियां वगैरह जिंदा रह जाती हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको ऊपर से नजर आता है कि यार पूरी झील जम गई, लेकिन वो ऊपर जमी होती है, एकदम डेप्थ में तो क्या होता है, पानी होता है, वो काफी ठंडा होता है, पर होता तो वो पानी ही है, तभी तो स्पीसीज जिंदा रहती है वहां पर, ठीक है। तो बर्फ जमना शुरू हो गई है, और नीचे क्या है, पानी है। बर्फ इतनी जम चुकी है, थोड़ा सा और जमना चाह रही है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम ये पॉन्ड को जमाने में लेगी, कितना टाइम ये लेगा कि एक स्पेसिफिक हाइट से दूसरे स्पेसिफिक हाइट तक जमने में कितना टाइम लेगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले उसको देखते हैं बच्चों। तो जो सिचुएशन हमें गिवन थी उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये क्या है, समझ लीजिए, यहाँ पर हमें क्या है, एक पॉन्ड दिया हुआ है।
इस पॉन्ड का सरफेस एरिया मान लीजिए बच्चों कितना है A, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -T डिग्री सेल्सियस है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नेगेटिव हो चुका है, तभी तो बर्फ जमना शुरू हो गई है। -T डिग्री सेल्सियस, जैसे -3 डिग्री सेल्सियस हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत कम होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर वाला पानी जमना शुरू हो गया है, और जमते 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 थोड़ा सा बर्फ उसमें जम गया। मान लीजिए ये इतना धीरे धीरे ये जम रहा है, जमते 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 ये स्पेसिफिक डेप्थ y जम चुका है बच्चों। कितना जम चुका है, y जम चुका है। अब इतना तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका है, पूरे सरफेस पे पूरा पॉन्ड का जितना भी विड्थ है, पूरा एरिया, उस पूरे एरिया का ऊपर से लेकर नीचे तक इतना विड्थ जम चुका है। अब छोटा सा विड्थ और dy क्या हो रहा है, जमने वाला है। इसके बाद छोटा सा विड्थ और dy क्या होने वाला है, जमने वाला है। इतना विड्थ और जमने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये dy विड्थ जम रहा है, तो मैं इसका मास निकाल सकता हूं क्या कि कितना विड्थ जमने वाला है। ये जो dy है ना, ये जमने की बस अपनी कगार पे है, y तक जम चुका है। ये जो पूरा वाइट दिख रहा है ये जम चुका है, और ये जो है अभी जमने वाला है। धीरे धीरे इसमें से क्या है, हीट निकालेंगे। अब जमाने के लिए ये करना होता है, जैसे वाटर को आपको आइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है बच्चों, आपको वाटर से हीट क्या लेता है, हम निकाल लेते हैं। अब उल्टा अगर कर दो कि जैसे सर आइस को अगर मैं हीट दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वाटर में से हीट निकाल लूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये dy अगर जो dy जो विड्थ है, ये जो dy विड्थ है, अगर इसके मैं मास की बात करूं तो ये छोटा सा मास मान लेते हैं dm। हालांकि बड़ा है लेकिन पूरे पॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटा है। इस छोटे से मास को फाइंड आउट करते हैं। अब मास कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, मास जो होता है वो होता है आपको पता होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये क्या होता है, मास। आइस की डेंसिटी गिवन है रो को मल्टीप्लाई करना है। ये जो छोटा से पार्ट का मास निकाल रहा हूं तो छोटे से पार्ट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी छोटे से पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा एरिया ए है, इस तरीके से है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो है ए। एरिया इंटू क्या कर दूं मैं, इसकी हाइट कर दूं तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। इसके अंदर कितना आइस है, तो ध्यान से देखिएगा, रो इंटू वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, dy से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रो इंटू ए dy, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मास आ जाएगा जो अभी क्या होने वाला है, जमने की कगार पे। मतलब ये वाटर क्या हो जाने वाला है, धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होने वाला है। अब यहाँ पर कंडक्शन की बात कहाँ से आ गई सर, कंडक्शन कहाँ से आ गया यहाँ पर, तो कंडक्शन के लिए ध्यान से देखिएगा। अब मुझे ये पता है जो वाटर होता है वो आइस में जब कन्वर्ट होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चों वो है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता तो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट डेफिनेटली नहीं होता। तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये जो वाटर है, वाटर में से हीट को मैं निकालूंगा तभी तो वो आइस बनेगी ना। तो यहां से हमने कुछ हीट निकाली। अब ये जो वाटर है आइस में कन्वर्ट होगा तो हीट क्या निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। अब हीट का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां तक होता है बेटा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो हीट का फ्लो होगा वो कहां से कहां तक होगा, दिस इज द हायर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और बाहर क्या है, लोअर टेम्परेचर विच इज नेगेटिव, -T डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं सिंपली यहां पर क्या कर सकता हूं, ये जो हीट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो हीट है ये क्या निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे बाहर की तरफ ये निकलने वाली है। अब कितनी हीट बाहर निकलेगी वो भी मुझे कैलोरीमेट्री में पता है, पढ़ चुके हैं हम कैलोरीमेट्री क्या होता है। कैलोरीमेट्री में मुझे ये पता है कि अगर m मास ऑफ वाटर कन्वर्ट्स इन आइस तो m इंटू LF, इतना क्या होता है बेटा, हीट का बाहर निकलना होता है। अगर dm मास जो है, अगर dm मास कन्वर्ट होगा वाटर से हीट में तो कितनी हीट बाहर निकलेगी, लेट्स से dq हीट बाहर निकलेगी। दैट dq कैन बी गिवन एज dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है सबको, इतनी हीट क्या होने वाली है, बाहर की तरफ निकलने वाली है। ये हमारे पास dq आ गया, इतनी हीट बाहर की तरफ निकलेगी। अगर dm की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं इक्वेशन से तो आ जाएगा रो a dy इंटू LF। ये इतनी हीट क्या होने वाली है, यहां से बाहर की तरफ निकलने वाली है।
अब आइस क्या होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड के अंदर जो हीट बाहर यहाँ से बाहर निकलेगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, मतलब ये कंडक्शन ही तो हो गया। अब ये हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है, डेफिनेटली हीट बाहर निकल रही है, और जिस मोड से बाहर निकल रही है वो क्या है, हमारे पास कंडक्शन है। अब कंडक्शन के अंदर हमें ये डेफिनेटली पता होना चाहिए, पता है ही, कंडक्शन का मतलब होता है जो भी उसके अंदर हीट फ्लो रेट होती है, वो हीट फ्लो रेट कैसे दी जाती है, हम कंडक्शन को किससे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, उसका एनालॉजी लेते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक करंट की तरह। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी भी वायर में, वैसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होती है, किसी भी सॉलिड के अंदर क्या होने वाली हीट का फ्लो होता है। तो वहां पर हम करंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ का जो करंट है हीट करंट, जिसको वहां करंट होता है चार्ज फ्लो रेट, यहाँ पर करंट होता है हीट फ्लो रेट। तो हीट करंट कैसे निकालते हैं, विच इज हीट फ्लो रेट, यानी dq बाई dt जो होता है वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, 0 माइनस t डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हम कैसे देते हैं एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस देने का तरीका जो होता है हमारा पास, हीट रेजिस्टेंस देने का तरीका होता है L/Ka। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब हीट यहाँ से बाहर निकलेगी तो कितना लेंथ पार करके निकलेगी, y लेंथ पार करके निकलेगी, तो लेंथ की वैल्यू होगी यहाँ पर y। इसका थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है कितना बच्चों, इसका K गिवन है, K, और एरिया कितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया बेटा, dq बाई dt आ गया, और मतलब हीट रेजिस्टेंस आ गया, तो हीट रेजिस्टेंस dq बाई dt में मैं रख देता हूँ, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय हीट रेजिस्टेंस, तो आ जाएगा y बाय Ka के बराबर। तो सिंपली ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं KAT डिवाइड बाय y, ये किसके बराबर आ गया, यहाँ पर सिंपली dq के बराबर आ गया, तो dq बाई dt के बराबर आ गया। तो dq को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं KAT डिवाइड बाई y इंटू dt। ये इक्वेशन नंबर आप ले दीजिए 2, और लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये भी dq है, यही वाली हीट तो यहाँ से बाहर निकल रही है, ये हीट और ये हीट का कंडक्शन की रेट है, दोनों हीट तो एक ही है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो dq लिखा है वो एक ही तो है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सिंपली हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, दोनों है एक ही हीट है, तो दोनों एक ही हीट है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो dq इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, पहले इक्वेशन नंबर 1 से मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखिएगा रो a dy इंटू एल एफ, दिस विल बी इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा बच्चों, dq इसके बराबर होगा KAT डिवाइड बाई, यहाँ पर हमारे पास है y इंटू dt। अब ध्यान से देखिएगा, y क्या एक वेरिएबल है, अभी तक y जम चुका है, इतना डेप्थ तक जम चुका है। अब y इसका मतलब है, और अगर थोड़ा मैं और रुकूंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब y एक वेरिएबल है, और किसके साथ बढ़ेगी, वो टाइम के साथ, मतलब मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं, थोड़ा टाइम और रुक जाऊं, तो y की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, और बढ़ जाने वाली है। इसका मतलब है y भी यहाँ पर वेरिएबल है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये y और dy साथ साथ लिख दें, भाई को y और dy को साथ साथ लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बचा मेरे पास सिंपली एरिया से चला जाएगा, एरिया KT डिवाइड बाई रो इंटू एल एफ, और सिंपली यहाँ पर आ जाएगा dt। अब ये इंटीग्रेशन की फॉर्म यहाँ पर जम गई है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम कितनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। मान लीजिए t बराबर 0 पे, मतलब बर्फ जमना शुरू ही हुई है, अभी ऊपर पानी है, बर्फ जमना शुरू ही हुई है, यानी अभी तक कोई बर्फ नहीं जमी, यानी y की वैल्यू अभी 0 है। तो अगर हम यहाँ पर रख दें हैं कि t की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, t की वैल्यू 0 रख दूं और y की वैल्यू 0 रख दूं, इसका मतलब है अभी बर्फ जमना शुरू हुई है। और मान लो आपसे कह दिया है कि आप t बराबर 0 पर वहां पर खड़े हैं, बर्फ जमना शुरू हो रही है, तो 2 मीटर की लेंथ जमने में कितना टाइम लगेगा, t बराबर 0 पे लेंथ की वैल्यू कितना जम चुका था, 0, और किसी भी टाइम t पर मान लीजिए 2 मीटर जम गया है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो एक तरीका ही हो गया। तो एक काम करते हैं, हम एक जनरल रिजल्ट निकाल लेते हैं। जनरल रिजल्ट ये कहते हैं कि मान लीजिए t बराबर 0 पर, जनरल रिजल्ट ये कहता है, मान लीजिए यहां पर t बराबर 0 पे अभी तक y1 डेप्थ तक बर्फ जम चुकी है, और किसी भी टाइम t पर y2 डेप्थ तक जम जाएगी। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं इंटीग्रेट करूं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये y जो है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट आ जाएगी y1 से y2, दिस विल बी इज इक्वल टू kt बाय रो एल एफ, kt बाय रो एल एफ, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट जाएगी 0 से लेके t। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ अगर मैं लिमिट रख दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई 2,
इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के टी बाई रो एल एफ इंटू टी। अब मुझे निकालना क्या था, टाइम निकालना था, तो टाइम यहां से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, टाइम यहां पर से लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे बच्चों कितना, रो एल एफ डिवाइड बाई 2 के टी इंटू वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। सर ये जनरल रिजल्ट कैसे हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, y1 क्या माना हमने, इनिशियल कितना जम चुका है, तो अगर मैं t की वैल्यू यहां पर, अब मैं चाहता हूं कि अभी जमना शुरू ही हुआ है तो y1 की वैल्यू 0 ले लूंगा, कहां तक जमना है वो बता दूंगा, कि मान लीजिए y2 की वैल्यू वो कहता है आपसे 2 मीटर तक जमना है, तो y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 2 रख दो, और हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, रो एल एफ 2 के टी, सारी वैल्यू तो हमें पता ही है। क्लियर है सबको कैसे हमने आंसर निकाला, और एक बढ़िया सा रिजल्ट हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ये रिजल्ट हमसे ये कहता है कि y, अब मान लीजिए आपसे ये कहा है कि मान लीजिए 2 मीटर तक आइस जम चुकी है, अब 2 से 3 मीटर तक जमने में कितना टाइम लेगी, तो y1 की वैल्यू 2 तक जम चुकी है ना, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2 मीटर, अब y2 की वैल्यू कितनी हो जानी, 3 तक जमाना है तो 3 मीटर y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है बच्चों, और ये फॉर्मूला हमें ये कहता है t इज इक्वल टू रो एल एफ अपॉन 2 के टी, जहां पर रो क्या है डेंसिटी, एल एफ क्या है लेटेंट हीट, के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, और टी क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर। अब एम्बिएंट टेम्परेचर अगर आपको मान लो -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 10 ही रख दोगे। क्लियर है सबको, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका है इसको करने का, एक बढ़िया रिजल्ट हमारे पास आ गया है, और वो रिजल्ट हमसे ये कहता है कि जो टाइम लगता है, टाइम टेकन इन ग्रोथ ऑफ आइस फ्रॉम y1 टू y2 डेप्थ इज गिवन एज t इज इक्वल टू रो एल एफ अपॉन 2 के टी y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, और ये बढ़िया तरीका हमारे पास आ गया है और टाइम निकालने का। चलो इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना, फॉर्मूला एक आना अपनी अलग बात है, और उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं उस पर फॉर्मूला पे बेस वो अपने आप में अलग बात है। तो क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आइस है ना किसी पॉन्ड में जमना शुरू हो रही है, और जब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, और ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर ग्रो होने में, मात्र 1 सेंटीमीटर, इतना सा ग्रो होने में 7 आवर्स लग गए। तो ये कह रहा है देन फाइंड द टाइम टेकन टू डबल द थिकनेस, मतलब अभी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, अब 1 सेंटीमीटर और हो जाए तो डबल हो जाएगी ना, 2 सेंटीमीटर जमने तक आपका टाइम पूछा गया है आपसे, तो वो टाइम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर 1 सेंटीमीटर का 7 आवर्स है तो 2 सेंटीमीटर यानी 1 और सेंटीमीटर जमने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ध्यान से देखिएगा, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है रो एल एफ अपॉन 2 के टी y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। पहली इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये है कि ध्यान से देखिएगा t बराबर 0 पे जो y1 की वैल्यू है 0 है, और 1 सेंटीमीटर तक जम चुकी है, तो y2 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये काम होने में कितना टाइम लगा, ये लगा 7 आवर्स का टाइम लगा। तो पहली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 आवर्स में लिख दिया, हालांकि हमें एसआई में लिखना चाहिए लेकिन मुझे आगे जाके दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मैंने आवर्स में ही लिख दिया। 7 इज इक्वल टू रो एल एफ डिवाइड बाई 2 के टी, ठीक है, यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर, y2 यानी 1 का स्क्वायर माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या है, गिवन है, एज इन्फॉर्मेशन जो गिवन था वो मैंने क्या कर दिया, सिंपली यहाँ पर लिख दिया। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, ये है y बराबर 0 है मेरे पास, ये y बराबर 1 है मेरे पास, यहाँ तक जम चुकी है। अब फर्दर y बराबर 2 सेंटीमीटर तक जमने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। y बराबर 2 सेंटीमीटर तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्या करना है, सिंपली फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब 1 से 2 पर आना है ना, तो मान लीजिए t टाइम लग रहा है, और वो t टाइम कैसे दे सकते हैं, t इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, रो एल एफ अपॉन 2 के टी। ध्यान से देखिएगा y2, अब y2 फाइनल कितना लेंथ तक जाना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियली कितने पे था 1 पे था, तो 1 का स्क्वायर क्या कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक की बात है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रो एल एफ अपॉन 2 के टी की जो वैल्यू है, ये रो एल एफ अपॉन 2 के टी की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा, रो एल एफ अपॉन 2 के टी की जो वैल्यू है ये 7 के बराबर है। तो टी की जो वैल्यू आ जाने वाली है 7 इंटू इक्वेशन नंबर 2 से मैंने यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दी, 7 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी 3। तो कितना टाइम लगने वाला है, 21 आवर्स लगने वाले हैं। कितना टाइम लगने वाला है, 21 आवर्स लगने वाले हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर तो जल्दी से जम जाएगा क्योंकि वो जो ठंडा एटमोस्फियर है उसके बहुत पास है। अब अगला 1 सेंटीमीटर जमने में देखो 3 गुना टाइम लग रहा है। समझ में आ रहा है सबको कितना टाइम लग रहा है, 3 गुना टाइम लग रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द
क्वेश्चन कैसे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जो थ्रू आउट हम क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लाइव चैट भी, इंटरेक्शन भी हमारे बीच में होता रहेगा, ठीक है। चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। आपने बहुत फेमस सा क्वेश्चन आपने सुना होगा, फ्रस्टम आपने सुना होगा, ठीक है। फ्रस्टम क्या होता है, जैसे सिलेंडर में तो क्या होता है, थ्रू आउट जो होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है, लेकिन फ्रस्टम जो होता है ना उसके अंदर थ्रू आउट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द हीट करंट, हीट करंट मतलब हीट फ्लो रेट थ्रू आउट अ फ्रस्टम, यानी एक फ्रस्टम कौन है जो फिगर में दिखाया गया है और दोनों एंड के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखा है। अरे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हीट का ट्रांसफर होगा, एक एंड पे T1 और दूसरे एंड पे T2। अगर T1 बराबर T2 हो जाता तो हीट का फ्लो नहीं होता, हीट फ्लो रेट में 0 कहता था, लेकिन T2 बड़ा है T1 से, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट तो जाने वाली है, ठीक है। अब यहां पर ये गिवन है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल भी गिवन है, K है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका हीट फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। एक फ्रस्टम हमें गिवन है, फ्रस्टम में क्या होता है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं ना, देखो यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, ये क्वेश्चन फिगर जो है ये क्वेश्चन में इंक्लूड है, ध्यान से देखिएगा। और जो इनिशियल वाली रेडियस है वो है A के बराबर, और ये जो फाइनल रेडियस है ये किसके बराबर है हमारे पास, B के बराबर, और लेंथ भी हमें गिवन है, कितनी है लेंथ, L के बराबर है। ये फ्रस्टम है, अगर इसके दोनों एंड पे अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दूं तो कितना हीट फ्लो रेट होगा वो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट्स से यहाँ पर टेम्परेचर T2 और यहाँ पर टेम्परेचर T1 हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाएगी और थ्रू आउट क्या करेगी, एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगी। तो हमें उसकी रेट बतानी है कि कितनी रेट से वो फ्लो होने वाली है। चलो कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, लेंथ भी गिवन है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, हीट फ्लो का जो कंडक्शन का जो लॉ है वो हमें डेफिनेटली पता होता है, और पता ये होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय हीट रेजिस्टेंस। वो मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, हीट फ्लो रेट लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना, जब मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा, RH लिखूंगा यानी हीट रेजिस्टेंस लिखूंगा, तो L/Ka लिखूंगा। वहां पर एरिया क्या है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है। देखो यहाँ का एरिया कितना पाई A स्क्वायर, यहाँ का एरिया कितना पाई B स्क्वायर, यहाँ का एरिया कुछ और हो जाएगा, यहाँ का एरिया कुछ और हो जाएगा। तो जैसे 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 मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ बच्चों, एरिया क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। एरिया चेंज होगा तो हीट रेजिस्टेंस चेंज होगा, और हीट रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा तो हीट करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट मान के करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, क्यों मान रहे हैं एलिमेंट ये भी समझिएगा। तो मैंने कहा सर यार थ्रू आउट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा एरिया चेंज, थोड़ा आगे बढ़ा एरिया चेंज। तो एक काम करते हैं सर, आप एक काम करो सर, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओ और एक छोटे से dx विड्थ की बात करो। इस छोटे से dx विड्थ में जैसे जो इसकी रेडियस है ना, उतनी ही रेडियस उसकी भी मैं मान सकता हूँ कि सर इतने छोटे से dx के लिए रेडियस क्या ही चेंज होगी, तो एरिया क्या ही चेंज होगा, तो हीट रेजिस्टेंस क्या ही चेंज होगा, तो हीट कंडक्ट जो रेट है, ये हीट फ्लो रेट है, वो क्या ही चेंज होगी। तो इस छोटे से dx के लिए अगर मैं क्या मानूं बेटा, यहाँ से इस छोटे से dx के लिए एरिया अगर लगभग कांस्टेंट मानूं, तो इस छोटे से बैरिकेड को पार करने के लिए हीट का कितना रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ का टेम्परेचर हमने T2 माना है, यहाँ का टेम्परेचर हमने कितना माना है, T1 माना है। तो इस छोटे से बैरिकेड को पार करने के लिए कितना हीट रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा वो ध्यान से देखिएगा। हीट रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला ये कहता है RH इज इक्वल टू होता है बेटा L/Ka। अब ये पूरा रेजिस्टेंस तो निकाल नहीं रहा मैं, तो इस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस, तो मैंने लिखा DRH इज इक्वल टू, इसको पार करने के लिए कितनी लेंथ पार करनी पड़ेगी, ये इतनी लेंथ पार करनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू DX। L यानी DX, और थर्मल कंडक्टिविटी तो मटेरियल की सेम होती ही है, K इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर इसकी रेडियस भी तो पता होनी चाहिए। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो है बच्चों R। अब सबसे बड़ा काम है ये R निकालते हैं। आसान सा है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। अब R के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मुझे ये दिख रही है कि सर ये जो A है ना, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये जो लाइन है ये हर जगह पे ये सारी लेंथ A के बराबर होगी। तो ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर ट्राइंगल ये कह रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट एज C, दिस पॉइंट इज B डैश और दिस पॉइंट एज C डैश। तो एक ट्राइंगल नजर आ रहा है A
बी सी, ए बी सी ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल नजर आ रहा है विच इज ए बी डैश सी डैश, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूं, इस वाले एंगल को क्या कर देता हूं, थीटा एज्यूम कर सकता हूं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूं तो tan थीटा कैन बी रिटन एज, ट्राइंगल के अंदर tan थीटा क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, परपेंडिकुलर। ये कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर यानी बी से सी। अब बी से सी कैसे निकालें, उसी के लिए तो आपने एक सारा गणित किया था कि सर ये ए है, ये पूरा आर है, तो ये जो बी से सी है आ जाएगा आर माइनस ए के बराबर। वैसे ही सर ये ए है, टोटल बी है, तो ये बी डैश सी डैश कितना आ जाएगा, ये बी माइनस ए के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ये बी माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो tan थीटा जो है यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं बात कर रहा हूं कौन से ट्राइंगल की, एबीसी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर मैं tan थीटा कैसे लिख सकता हूं, ट्राइंगल एबीसी के अंदर tan थीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर यानी r माइनस ए डिवाइड बाई बेस। बेस का मतलब है यहां से यहां तक लेंथ, यानी AC, AC किसके बराबर है, x के बराबर है, r माइनस ए डिवाइड बाई एक्स। ऐसे ही ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी एंगल थीटा कॉमन ही है, tan थीटा कैन बी रिटन एज, इसका परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाय इसका बेस कितना बच्चों, यहां से यहां तक ये पूरा बेस है, विच इज इक्वल टू एल। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर एल भी लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, tan थीटा दोनों है तो एक ही, तो यहां से r माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल। अब मेरा काम क्या है, यहां पर r निकालना। तो r कैसे लिख सकते हैं, सिंपली इसको x को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये रेडियस मैंने निकाल दी है, ये वाली रेडियस, अब ये रेडियस मेरे पास आ गई है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा जो मुझे यहां पर काम आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डी आर एच इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं यहां पर, डी आर एच इज इक्वल टू dx अपॉन के पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इतनी बड़ी है, पूरा इसको स्क्वायर करना है, b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए, इस पूरे का क्या करना है बेटा, होल स्क्वायर करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो भी लिखा हुआ है इसको अगर मैं कुछ p मान लूं, पी एक्स प्लस ए की फॉर्म में लिखा है, तो 1 अपॉन पी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो लीनियर सा इंटीग्रेशन है, जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं, माइनस 1 बाई एक्स करते हैं, वैसे यहाँ पर कर देना है। सिंपली इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने इस छोटे से एलिमेंट का क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकालना ना। ऐसे इन सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो इस पूरे फ्रस्टम का मेरे पास क्या आ जाने वाला है, रेजिस्टेंस आ जाने वाला है। तो पूरे फ्रस्टम के रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब जो होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, सर x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू अगर 0 है तो रेजिस्टेंस 0 है अभी तक तो। अब x की वैल्यू अगर L तक चली जाएगी तो रेजिस्टेंस मान लीजिए RH हो जाता है। तो RH की वैल्यू क्या करनी है, मुझे यहाँ पर सिंपली फाइंड आउट करनी है। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो RH की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों, सिंपली ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा L अपॉन के। अब पाई ए बी, हमें क्या करना है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, पावर -2 हो जाएगा। तो माइनस बी माइनस ए बाई एल एक्स प्लस ए की पावर कितनी है बच्चों, -2। तो इंटीग्रेशन -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। सिंपल इंटीग्रेशन करके लिमिट रखनी है, एक्स की वैल्यू 0 से ले एल तक, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा कि एल अपॉन के इंटू पाई ए बी। इसको याद रखने का एक बढ़िया सा ट्रिक भी आप समझ सकते हैं कि सर अगर एरिया होता पूरा में रेडियस ए होता तो मैं लिखता पाई ए स्क्वायर, यानी पाई ए लिख देता। अगर पूरे में बी एरिया होता तो क्या लिख देता मैं, पाई बी लिख देता, पाई बी स्क्वायर, यानी पाई बी भी लिख सकता है। अब ना ए है पूरे में ना बी है पूरे में, दोनों है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्टली पाई ए बी दोनों लिख दिया। ये तो मेरे पास हीट रेजिस्टेंस आया, ठीक है। और अगर करंट की बात करूं, हीट करंट की बात करूं, यानी हीट फ्लो रेट जो पूछा गया था dq/dt की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय उनके बीच का रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हीट करंट आ जाएगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, ये एक आइडिया आपको देने के लिए, इतना ट्रांसपेरेंट हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि एक आइडिया आपको लगे कि आखिरकार हम आगे जाके पूरे साल किनके साथ पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो पूरा एक मैंने आपको आइडिया दे दिया, एक ब्लूप्रिंट दे दिया है जिसको हम पूरे ईयर क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। इस लेक्चर के साथ साथ आपके यहाँ पर लाइव चैट भी चलेगी। उस लाइव चैट में जो भी आपको डाउट होंगे आप हैंड टू हैंड लिखेंगे, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो उसको मैं हाथों हाथ आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो दिस वॉज आवर आइडिया, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।